पीओके से आतंकी जम्मू डिवीजन में घुसपैठ की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी से यह पता चला है कि पीओके में 17 आतंकी कैंप सुपर एक्टिव कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डुंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़िया में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है। और चलिए अब बात करते हैं G7 की। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट किए गए वीडियो को रिट्वीट किया। इसमें पीएम मोदी ने लिखा कि इटली और भारत की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया था। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन लेने के लिए इटली वो गए थे, जहां उनकी मुलाकात जो है मेलोनी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई थी। दुनिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मोदी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा G7 की बैठक के बाद ली गई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सेंटर में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की तस्वीर छाई हुई है। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले और इस मुलाकात की सबसे खास तस्वीर मोदी के साथ मेलोनी की सेल्फी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक इटली में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर, तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, एआई और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से भी मिले। उन्होंने G7 समिट के दौरान एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की। G7 समिट के आउटरीच सत्र के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के एआई मिशन की बात की, जो एआई फॉर ऑल यानी सभी के लिए एआई पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत एआई के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम ने पौधारोपण अभियान से जोड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकताओं में रखने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ है। भारी जल संकट के बीच बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ जल बोर्ड ही देता है। लेकिन बदनगर इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन भी लगा हुआ है, जबकि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है और ना ही कोई मीटर लगता है। इसी पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम पानी के लिए तरस जाते हैं लोग। हम लोग जब भाग दौड़ करेंगे ना, इसको ले जाकर सीमेंट लगवाया। सबको बोलते हैं कल आ जाएंगे, पर आता कोई नहीं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसती राजधानी। अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए 280। दिल्ली को ड्राई कैपिटल किसने बनाया? जल संकट से INDIA गठबंधन में दरार। मटका फोड़ प्रदर्शन, सड़क पर छिड़ा संग्राम, पानी पर दिल्ली में कोहराम। भीषण गर्मी, उस पर पानी की किल्लत, बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं।
ये तांडव प्यास बुझाने के लिए हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में कूद चुकी है। झुलसा देने वाली गर्मी में दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली की कुछ कुछ कॉलोनियां तो ऐसी हैं जिसमें 10 से 12 दिनों से लोगों को नहाने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। सोचिए क्या हालात हैं देश की राजधानी के। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर सड़क पर उतरी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में साथ रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पानी के मुद्दे को लेकर पहले बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। निश्चित ही दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आज जो जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार इनको सजग करती रही है और आज अंततः हमें सड़कों पर आना पड़ा और मटका फोड़ प्रदर्शन 280 जगह पर किया जा रहा है। इसे बीजेपी नहीं कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसने अभी कुछ महीने पहले ही बीते हफ्ते चुनाव के नतीजे आए, गठबंधन में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के साथ, और अब कहा जा रहा है कि गठबंधन तो सिर्फ चुनाव के लिए था और अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। 280 ब्लॉक्स में पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, मटके हाथ में लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी तरीके की तस्वीरें 280 ब्लॉक में पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। सवाल यह भी है कि अभी तक तो आप गठबंधन में थे, लेकिन जल संकट एक ऐसी समस्या है जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दे रही है। और देश की राजधानी में ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को पीने के साथ साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर गांव जाने की बात करने लगे हैं। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर हुआ। बीजेपी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, दिल्ली में पानी की समस्या का जो मूल कारण है वह टैंकर माफिया है। जब ये सरकार चुनकर आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम टैंकर माफिया को नष्ट करेंगे और टैंकर माफिया हम बंद करेंगे, और शीला दीक्षित और टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। आज इनके खुद के विधायक टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं और बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड कंगाल कर दिया इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड के पिछले कई सालों से अकाउंट ऑडिट नहीं हुए, बैलेंस शीट सबमिट नहीं हुई। तो दिखता है कि किस प्रकार की सरकार है। जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, आज दिल्ली को उन्होंने सोमालिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली की पानी की जरूरत और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मिल रहा है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यह किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ ही दिल्ली वालों ने भरी दोपहरी में दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अभी समय था तो एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन अब क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होना है और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पानी के सहारे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी समय अगले ही दिन चाहे वो दिल्ली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही तरफ से जो शीर्ष नेता है उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। और अब ऐसे में जो दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं उसको कांग्रेस उठाएगी। ये देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान देकर यहाँ पर कहा गया था। मैं एक रिएक्शन यहाँ पर और लूंगा, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार 280 ब्लॉक्स में यहाँ पर हो रहा है। मैं अभी तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई थी, सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई थी। आज दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट पानी का मुद्दा है जिसपे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता को हमारे साथियों के थ्रू भी नहीं होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो हमने देशव्यापी मुद्दों पर लड़ा है, अब जो दिल्ली के मुद्दे हैं उस पर तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे।
उधर वक्फ बोर्ड को फंड आवंटन पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये फंड वक्फ बोर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए है। वक्फ बोर्ड में कर्मियों को सुधारने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी। इससे पता चला कि कहां गलत तरीके से हिंदुओं और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। इससे यही सब चीजें जो है वो पता चलेंगी। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड को अनुदान पर संग्राम। कांग्रेस के नक्शे कदम पर शिंदे सरकार। हिंदूवादी संगठनों ने जताया अनुदान पर ऐतराज। महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे सरकार के एक फैसले से कोहराम मच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को अनुदान देने का फैसला लिया है। शिंदे सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटाइजेशन के लिए ये राशि वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10 करोड़ में 2 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को जारी भी कर दिए। खबर ये है कि वक्फ बोर्ड के औरंगाबाद मंडल ने 2 करोड़ रुपए को इस्तेमाल भी कर लिया। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने के शिंदे सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया। इस फैसले के खिलाफ हिंदूवादी संगठन आ गए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल ने ट्वीट कर शिंदे सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड को करोड़ों की सौगात क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा को कब्जा कर कलंकित करने वाले इस कथित बोर्ड को बांटी गई इस खैरात को सरकार अविलंब वापस ले। वक्फ बोर्ड जैसी जिहादी और भारत की संपत्तियों को अनाधिकृत और कब्जा करने वाली संस्था को बंद कर देना चाहिए। इधर वीएचपी ने शिंदे सरकार के फैसले का विरोध किया तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये फंड वक्फ बोर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए है। वक्फ बोर्ड में कमियों को सुधारने के लिए प्रक्रिया जरूरी है। इससे पता चलेगा कि कहां गलत तरीके से हिंदुओं और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया गया। आणि आत्ताच लक्षात आला आहे, पूर्ण माहिती मला नाही, पण जी प्राथमिक माहिती आहे असे अनेक मंदिर आहेत या महाराष्ट्रामध्ये, अनेक समाज असे आहेत ज्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचे नाव टाकण्यात आलेले आहेत। मग हा रेकॉर्ड दुरुस्त नाही करायचा का? अशा अनेक नोंदी सापडतात ज्या नोंदी हिंदू धर्मीयाच्या आहेत, ज्या जमिनीवर अजून इतर समाजाचे, मागासवर्गीय समाज, आदिवासी समाजाच्या जमिनी आहेत। उधर वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी ऐतराज जताया। एमएनएस ने सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कस दिया, जबकि इंटरनेशनल सूफी कारवां ने शिंदे सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वक्फ बोर्ड जैसे संस्था को मदद करना ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने भी नहीं कहा, ये तो विश्व हिंदू परिषद का भी यही मत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो कानून है वो कानून के अंतर्गत आपको कहीं अगर उनके खिलाफ जाना है तो उनके वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता है। इस देश के किसी अदालत में आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर इस तरह से जो एक संस्था चलाते हैं उस संस्था को इस तरह से पैसे देके और उसको मजबूत करना ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 10 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे उसमें की पहली किस्त 2 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को अदा की गई है। ये बहुत खुश आइंद है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए उन तमाम चीजों को बहुत जल्द बहुत मजबूत किया जाएगा। इस तरीके के एक इल्जाम आयद करने की कोशिश की जा रही है कि महा विकास अघाड़ी को बहुत सारे वोट मिल गए, किसी दूसरी पार्टी को बहुत सारे वोट मिल गए, इसके दबाव में ये 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। उधर शिंदे सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तंज कसा। उद्धव गुट की तरफ से बयान आया कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलने से डरकर लीपापोती हो रही है, मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि महायुति को अल्पसंख्यक समाज ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का कारण ये है कि जो महाराष्ट्र और मुंबई में हमारी सीटें ज्यादा आई हैं, इनको डर लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तो हमारा साथ दिया नहीं, महाविकास आघाड़ी का साथ दिया, अब मुसलमानों को खुश कैसे किया जाए। तो
तो उसके लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर दिया, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। ये डर हमें अच्छा लगा, कम से कम इस डर से किसी का अच्छा तो हो रहा है, किसी भी जाति धर्म का भला तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के सभी सहयोगी दलों को भारतीय जनता ने, देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों, सभी जात समाज, सभी लोगों ने, क्योंकि पिछले 10 साल से जो मोदी जी की सरकार की नीति रही है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को रिजेक्ट किया है। खबर ये है कि वक्फ बोर्ड को मिला अनुदान एक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर दिया गया है। इस समिति ने महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों का निरीक्षण किया था और इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अनुदान देने का वादा किया था, जिसके बाद शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले का विरोध होना शुरू हो चुका है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान। नमस्कार।